अब बेटा सोचो कि क्या ही ऐसा हो कि जितने भी हमने पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले और कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, सबके लिए एक सिंगल सा अप्रोच हो जाए, एक सिंगल आइडिया किसी भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हो जाए, तो हमारा काम आसान हो जाएगा, है ना। हमको बस सिंपली एक अप्रोच पता चल जाएगा कि कैसे हमको किसी भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो आज हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के इस अप्रोच को एक कॉन्सेप्ट के रूप में डेवलप करने की कोशिश करेंगे, राइट। बेटा पोटेंशियल एनर्जी जानने के लिए हमें कुछ चीज़ों को पहले से ही जानना पड़ेगा। जैसे जैसे एक चीज़ है हमारे पास सिस्टम, ठीक है। अब सिस्टम क्या बला है? सिस्टम या तो एक ऑब्जेक्ट है या कुछ ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि सिस्टम क्या है भाई, आइदर सिंगल बॉडी कह लीजिए, आप सिंगल बॉडी कह लीजिए, या फिर क्या है, कलेक्शन ऑफ बॉडीज, ठीक है। ये दो बातें हो गई। अब जैसे सबसे सिंपल सी बात है, अगर हम सिस्टम ढूंढने लगे कि कौन सा ऐसा सिस्टम हमारे आसपास है जिसको एक प्रोटोटाइप एग्जाम्पल लेकर के मैं पूरे हर तरह के सिस्टम को समझ सकता हूँ, तो मेरे लिए मैं खुद ही एक सिस्टम हूँ, देखिए, है ना। क्योंकि अगर मैं कहूँ तो मेरे पास एक क्या है, मुंडी है, एक ट्रंक है, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, आँखें हैं, वगैरह वगैरह। तो अगर मैं अपने बॉडी को सिस्टम बोलता हूँ तो सिस्टम क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ ऑल दिस ऑर्गन्स, राइट। दूसरी बात देखिए कि जो सिस्टम के पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से किसी फंक्शन के थ्रू जुड़े रहते हैं। अब मैं इस यहाँ पे थोड़ा सा फिजिक्स में जब हम लोग आते हैं तो बस हम इतना कहेंगे कि ये जो सिस्टम में बॉडीज हैं वो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते रहते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं, इनके जो पार्ट्स होते हैं ना, ये पार्ट्स क्या करते हैं, पार्ट्स वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, ऐसे कह लो आप। ऐसे कहना कि एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट हो जाएगा क्योंकि वो टॉर्क भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं थ्रू फोर्स और थ्रू टॉर्क, राइट। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि सिस्टम एक बॉडी है या फिर कलेक्शन ऑफ बॉडी है, और अगर वो कलेक्शन ऑफ बॉडी है तो ये सारे जो बॉडीज हैं वो एक दूसरे पर फोर्स या टॉर्क अप्लाई करते रहते हैं। ये हो गया हमारा सिस्टम। अच्छा, सिस्टम को हम कैरेक्टराइज कैसे करेंगे, मतलब हम सिस्टम के एक पर्टिकुलर स्टेटस को, एक कंडीशन को कैसे समझेंगे। जैसे आप एग्जांपल लीजिए कि अभी हम लोग खड़े हैं, ऐसे ना हम खड़े हैं, तो हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनके बीच में कुछ रिलेटिव डिस्टेंसेस हैं, ठीक। इसको मैं एक कॉन्फ़िगरेशन बोलूँगा। अगर मैं अपने बॉडी पार्ट्स में से किसी भी एक ऑर्गन को ऊपर नीचे कर दूँ, जैसे हाथ मैंने ऊपर कर दिया ऐसे, तो अब क्या हो गया, ये डिस्टेंसेज कुछ चेंज हो गए, है ना। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। तो कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली क्या हो गया, देखिए, कॉन्फ़िगरेशन एट एनी पर्टिकुलर स्टेट रिफर्स टू द रिलेटिव डिस्टेंसेस बिटवीन पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। ध्यान रखो, हम बार बार क्या कर रहे हैं कि जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है एक पर्टिकुलर स्टेटस पर, उस वक्त जो है जितने भी हमारे सिस्टम में बॉडीज हैं उनके बीच जो रिलेटिव डिस्टेंसेज है उनका एक साथ, समझ लीजिए, पिक्चर ले लिया हमने, फ़ोटो ले लिया हमने, उसको रेफर करता है। अब अगर इन सारे रिलेटिव डिस्टेंसेज में से कोई भी एक डिस्टेंस हल्का सा भी चेंज हो जाए तो हम कहेंगे कि हमारे सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, चेंज हो गया, राइट। तो दूसरा हमारे पास जो टर्म आना था वो था कॉन्फ़िगरेशन। आप क्या समझे इससे? आपने समझा कि कॉन्फ़िगरेशन रेफर्स टू द रिलेटिव डिस्टेंसेज
डिस्टेंसेस बिटवीन पार्ट्स या कहिए ऑब्जेक्ट्स ना, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है। अब जो सिस्टम के पार्ट्स हैं वो एक दूसरे पर जो भी फोर्स लगाएंगे उस सारे फोर्स कैसे होंगे, कंजर्वेटिव फोर्स होंगे। ठीक है। तो मतलब इंटरनल फोर्स जो हो गया अपने सिस्टम का वो कंजर्वेटिव फोर्स है। दूसरी बात, जो बाहर से भी फोर्स लग रहा है अगर सिस्टम के किसी पर्टिकुलर पार्ट पर या पूरे सिस्टम पर, वो फोर्स भी कैसा है, कंजर्वेटिव है। ठीक। तो हमारे सिस्टम के अंदर और बाहर अगर कोई फोर्स लग रहा है तो सारे के सारे फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। अच्छा, अभी हम अपने डिस्कशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ये मान के चलेंगे कि जो भी सिस्टम हम ले रहे हैं उसमें केवल अंदर इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं और वो सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। ठीक है। तो हमने क्या कर लिया कि सिस्टम के अंदर और बाहर अगर कुछ फोर्स लगता है तो वो कैसा है, वो कंजर्वेटिव फोर्स है। देखिए, कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। तो आपने अभी तक 3 टर्म को अच्छी तरीके से समझ लिया है। पहला समझा आपने क्या चीज़, सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम इज आइदर ए सिंगल बॉडी और कलेक्शन ऑफ बॉडीज। ठीक। अब सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सिस्टम एट पर्टिकुलर, है ना, स्टेट रेफर्स टू, ठीक है, रेफर्स टू रिलेटिव डिस्टेंसेस बिटवीन पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। इफ एनी ऑफ द डिस्टेंसेस चेंजेस इवन स्लाइटली, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम इज सेड टू बी चेंज्ड। राइट। उसके बाद हमने क्या कहा कि सिस्टम के अंदर जो पार्ट्स एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं वो कैसे हैं, वो कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तभी हम आगे डिस्कशन कर पाएंगे। तो चलिए, मुझे लगता है कि ये 3 चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर। अब हम आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर, है ना। और ये बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार, जॉयफुल कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको मज़े से पढ़ेंगे तो ये आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा कि बरसों तक आप इसको नहीं भूलेंगे। और ये भी याद रखिए कि जेईई एडवांस के पेपर में अगर ये कॉन्सेप्ट आप नहीं समझे तो अभी तक जो आप फार्मूला रट के करते थे ना कि ठीक है, m मास का कोई बॉडी है जो अर्थ सरफेस से h हाइट पर है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी mgh है वगैरह वगैरह, वो कभी काम नहीं आएगा। क्योंकि हम पेपर में जनरली ये पाते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी का उसको यूज करके ही क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग। इतना सारा लेक्चर के बाद देखिए, कोई भी सिस्टम है उसके एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन को हम रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन मान लेते हैं ना। ये मान लीजिए, ये है रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन मान लिया मैंने, और अपने मन से हम एक इसको एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी असाइन कर देते हैं। तो हमने यू आई कह दिया, इसका आई मतलब इनिशियल। पोटेंशियल एनर्जी हमने अपने मन से आर्बिट्रेरीली असाइन कर दिया है। तो कैसा असाइन किया है भैया? ये आर्बिट्रेरीली। चलिए, थोड़ा सा मेरा आवाज़ फंस रहा होगा, थोड़ी तबीयत हमारी ठीक नहीं है। अच्छा, अब क्या होता है कि अगर मैं इस सिस्टम को इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन से किसी दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में ले जाता हूँ तो मतलब एक्सटर्नल एजेंट को कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया WEXT, मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये कैसा वर्क डन है? इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आवर सिस्टम फ्रॉम रेफरेंस टू द करंट वन। ऐसे मान लीजिए ये करंट वन कुछ ऐसे बन गया है ना, करंट कॉन्फ़िगरेशन है।
तो होता ये है कि जो ये वर्क है ना, जो ये वर्क हुआ वो वर्क इस कॉन्फ़िगरेशन में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है, जो वर्क हमने किया है वो वर्क अपने इस सिस्टम के इस करंट कॉन्फ़िगरेशन में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा नोट करो जरा, अगर मैं ये कहूँ कि फाइनल का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, यू फाइनल। और एक बात शायद आप पहले से भी जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है सिस्टम में। तो पहले से देखो हमारे पास इतना एनर्जी स्टोर्ड था, अब इतना एनर्जी स्टोर हो गया, इसका मतलब हमने कितना उस पर वर्क किया। हमने ऑब्वियसली वर्क किया होगा W एक्सटर्नल इक्वल्स टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। ठीक है, तो अब यहाँ से सवाल ये उठता है कि भाई साहब, अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं और रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन हम कुछ भी ले सकते हैं, तो ऐसा क्यों ना करें कि हम इसको जीरो असाइन कर दें। क्योंकि अगर हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो असाइन कर देते हैं तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन से हम बच जाएंगे, राइट। तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, मेरे लिए हो गया कि अगर रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी हमने जीरो मान लिया है, तो अब इस सिस्टम को इस कॉन्फ़िगरेशन से करंट कॉन्फ़िगरेशन तक लाने में जितना भी हम वर्क करेंगे, जितना भी एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा, वो सब का सब सिस्टम में एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो जाएगा। ये आपको थोड़ा सा वेग लग रहा होगा, लेकिन अभी हम जब इस थ्योरी के बेसिस पर आपके जो वेल नोन फार्मूले हैं उसको डिराइव करेंगे एक एक लाइन में, तो आपको मज़ा आ जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि ये जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक बात ये सोचो कि जब हम सिस्टम को इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन तक ला रहे हैं, तो ड्यूरिंग द होल प्रोसेस सिस्टम का कोई भी पार्ट एक्सेलरेट नहीं हो रहा है ना, कोई भी पार्ट एक्सेलरेट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो बाहर का एक्सटर्नल एजेंट है, अगर इस पर कुछ फोर्स लगा रहा है F एक्सटर्नल, तो वो माइनस ऑफ F इंटरनल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स तब फिर हमारे सिस्टम पे जीरो होना चाहिए, राइट। अब चूंकि हमने तो फोर्स लगाया है, तो हम एग्जैक्टली उतना ही फोर्स लगाएंगे किसी पर्टिकुलर बॉडी पर इस सिस्टम के, जिस पर बाकी दूसरे बॉडी मिल करके इंटरनल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और मेरे फोर्स लगाने का डायरेक्शन अपोजिट होगा ताकि नेट फोर्स उस पर जीरो रहे। अच्छा, जब इसको आप करेंगे, देखिए इसको आप करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया वर्क डन बाय, ये कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे, क्योंकि देखिए अंदर का जितना भी फोर्स था वो तो कंजर्वेटिव फोर्स था, वो हमने आपको पहले से ही क्या रखा है। तो ये हो गया वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। और अभी क्या देखा, देखिए इसको आप कहेंगे ना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ हो गया माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये देखिए हमारे पास दो फार्मूले बन गए, मैं इसका भी यूज कर सकता हूँ और मैं इसका भी यूज कर सकता हूँ, राइट। तो चलो हमारे लिए अब रेसिपी तैयार हो गया है, अब हम अपना खिचड़ी पकाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, हम लोगों ने जो पढ़ा था ना MGH वाला, वो हम प्रूफ करने जा रहे हैं। देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर कोई अर्थ सरफेस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास m है, और अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को, देखिए इस ऑब्जेक्ट को एकदम से h हाइट तक ले जाता हूँ, मतलब ना यहाँ से यहाँ तक h हाइट तक। तो आप पढ़ते थे, छोटे क्लास में भी पढ़े हैं आप, कि आपके इस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गया कितना, mgh के बराबर। पहली बात, जो लैंग्वेज है आपने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गया हमारे इस बॉडी में, वो mgh है, वो गलत है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है पूरे सिस्टम का एक जॉइंट प्रॉपर्टी होता है। आप कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में स्टोर हो गया, ना कि इस बॉडी में स्टोर हो गया। अब देखो सिस्टम है क्या अपना,
और हम लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि बॉडी में ही एनर्जी स्टोर हो गया, तो उसके लिए जरा नोट करो कि एक हो गया अर्थ और दूसरा हो गया ये ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, इन दोनों को मिला करके हम सिस्टम कहेंगे। राइट, इतना क्लियर है। दूसरी बात समझिए कि अर्थ जो है इस बॉडी पर जो फोर्स लगाएगा वो सिंपली mg होगा, इसके वेट के बराबर। ग्रेविटेशनल फोर्स वो कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। और न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली छोटा वाला मास भी अर्थ पे फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही, लेकिन चूंकि इसका मास बहुत ज़्यादा है तो ये हटता उड़ता नहीं है। इसका मतलब हो गया कि मेरे सिस्टम के जो दोनों कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं वो एक दूसरे पर केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स लगा रहे हैं, और वो कौन सा फोर्स है? वो है ग्रेविटी। तो मेरे लिए देखिए बहुत ही तैयार हो गया, सिस्टम हो गया। सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अर्थ एंड मास, और सिस्टम के अंदर कोई भी पार्ट है उस पर जो फोर्स लग रहा है कैसा है? कंजर्वेटिव है। दूसरी बात देखिए, अगर ये वाला मास बिल्कुल यहाँ सरफेस पे रहता तो मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट कॉन्फ़िगरेशन है ना, इससे तो ज़्यादा मतलब सिंपल हो नहीं सकता। तो मैंने ये मान लिया है रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन के रूप में कि जब मेरा बॉडी अर्थ सरफेस पर है तो देखो भैया ये है आपका इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन या कहिए रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन। और जैसा कि हमने अभी तक आपको समझाया कि मैं इसको प्यार से इसके पोटेंशियल एनर्जी को मान लूँगा लड्डू के बराबर। अब क्या हुआ, अब अगर मैं इस मास को बिना एक्सेलरेट किए h हाइट तक ले जाऊं तो मुझे जो वर्क करना पड़ेगा दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखो कैसे निकालते हैं। सोचो, जब तुम इसको ले जा रहे हो ऊपर की तरफ तो हो क्या रहा है कि इस पे एक तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है ना, एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है इस पर mg। कौन लगा रहा है? अर्थ। कैसा फोर्स हो गया? इंटरनल। और नेचर कैसा है फोर्स का? कंजर्वेटिव। मैं क्या करूंगा, इसको बिना एक्सेलरेट किए ले जाना है ऊपर, तो भाई साहब मैं इसको ऊपर की तरफ इतना ही फोर्स लगाऊंगा ना, mg ऐसे लगा दूंगा। राइट, अब मैंने एक कांस्टेंट फोर्स लगा करके अपने बॉडी को h हाइट तक खींच के ले गया। तो अब भैया क्या हो गया, हमने कितना किया भाई साहब वर्क? हमने जो वर्क किया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज बेसिकली mgh। राइट, अब सोचो जरा, अब सोचो ये आपने किया था वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू u फाइनल माइनस u इनिशियल, और ये mgh तो अपने निकला ही है, u इनिशियल तो आपने 0 कह दिया था, तो आपका u फाइनल हो गया कितना? mgh। देखो कितना प्यार से निकल गया। तो बेटा हम लोग जो mgh पढ़ते हैं उसमें हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट एक रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन चुनते हैं जिसमें हमारा जो बॉडी है जब अर्थ के सरफेस पर है तब मैं अर्थ और बॉडी के सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन को रेफरेंस मानता हूँ और उसका पोटेंशियल एनर्जी हमने अपने मन से 0 असाइन कर दिया है। तो ये रही बात है ना पोटेंशियल एनर्जी की। अब देखो जेई एडवांस में कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। मैं कहूँ कि भाई साहब जब ये मास इन्फिनाइट डिस्टेंस पर है अपने अर्थ से, तब आप अर्थ और इस मास के बीच में लगने वाले फोर्स को 0 मान सकते हैं। तब आप उस कॉन्फ़िगरेशन को, है ना, जब दोनों के बीच का डिस्टेंस इन्फिनिटी है, उस कॉन्फ़िगरेशन को मान लीजिए रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन, और वहाँ से अपने बॉडी को यहाँ तक लाने में जो आपको वर्क करना पड़ेगा वो एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो वहाँ बेटा जब निकालोगे पोटेंशियल एनर्जी तो ये वाला नहीं आएगा, ये बिल्कुल अलग आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि क्वेश्चन में रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर कर के हमको फंसा सकता है, और हम फंसने वाले हैं नहीं, है ना। हम लोग दिन पर दिन स्मार्ट होते चले जा रहे हैं, और वैसे भी हम लोग बहुत स्मार्ट हैं, हम लोग एक्स्ट्रा स्मार्ट हैं, है ना। हम लोग दिखाते नहीं हैं, क्यों? अच्छा, अब देखिए यहाँ तक तो हो गया, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, आपने देखिए ये भी पढ़ा है, दूसरा क्या पढ़ा था आपने कि भाई साहब एक आइडियल स्प्रिंग है ना, जब वो नेचुरल लेंथ में है, मतलब नेचुरल स्टेट में है, तो उसका लेंथ है L0। ये भी पढ़ा था आपने। ये मान लीजिए ये वॉल है, ये है आपका नेचुरल लेंथ वाला। अब क्या किया था आपने कि जब इसको
जब इसको इस नेचुरल लेंथ से एक्स डिस्टेंस तक एलोंगेट किया था, खींच दिया था, तो खींचने में आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा होगा, और वही वर्क इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता था। और इसका अगर स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस को मैं के कहूँ तो इसमें स्टोर्ड एनर्जी था हमारा हाफ के एक्स स्क्वायर। तो बाबू ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि जब मेरा स्प्रिंग नेचुरल स्टेट में है, ना तो वो कंप्रेस्ड है और ना ही एलोंगेट है, उस वक्त ऑब्वियस सी बात है मैं कहूँगा कि ये रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन में है और इसमें स्टोर्ड एनर्जी 0 मान लिया हमने। अच्छा, उससे पहले थोड़ा समझ लो कि हमारा सिस्टम क्या है। हमारा सिस्टम है ये स्प्रिंग, ठीक। अब जो नेचुरल स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन हुआ उसमें से मैंने इसको धीरे 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 एक्स डिस्टेंस खींचा है, और खींचते समय हम ये ध्यान रखे हैं कि स्प्रिंग पर, मतलब जो फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पर जहाँ से आप खींच रहे हो, इस पॉइंट पर नेट फोर्स 0 रहे। कि कैसे होगा? जितना हमारा स्प्रिंग ना, आप जानते हैं कि स्प्रिंग इधर की तरफ फोर्स लगाएगा के एक्स के बराबर, तो एग्जैक्टली आपको भी इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा ना के एक्स के बराबर। अब आप सोचिए कि जब नेचुरल यहाँ पे था एक्स इक्वल टू 0, आपने जब यहाँ खींच दिया तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया? एक्स ही हो गया। तो आपका वर्क डन कितना हो गया? आपने बहुत आसानी से पढ़ा था कि बिना इंटीग्रेशन किए भी आप लिख सकते हैं, ये आप ऐसे लिख सकते हैं, ए ऐसे। तो कितना हो गया भाई? हमने जो वर्क किया वो हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर। ये एक्सटर्नल है, हम कर रहे हैं वर्क, मतलब कि एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल कौन? सिस्टम को छोड़ के बाहर का कोई भी चीज़ जो इसके साथ इंटरेक्ट करे उसको हम एक्सटर्नल बोलेंगे। तो देखो आगे ना फार्मूला इसे, और यही वाला फार्मूला था कि जब हम अपने स्प्रिंग को एक्स डिस्टेंस तक कंप्रेस कर दें तो भी हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क कहाँ स्टोर हो जाएगा? वो वर्क उसी स्प्रिंग में स्टोर हो जाएगा। उसको भी हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। और ये दोनों सेम होता था, क्योंकि एक्स चाहे आप माइनस ले लो चाहे आप प्लस ले लो, स्क्वायर कर दोगे फाइनली वही हो जाएगा। तो 2 एग्जाम्पल के थ्रू हमने आपको ये बता दिया कि इस अप्रोच को अडॉप्ट करना कितना ज़रूरी है।